हम निबंध पर जो है क्लास लेंगे और उसमें एक टॉपिक है स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी का मोह। ये ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक, बिहार जुडिशियल एग्जामिनेशन में। तो हेडिंग है स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी का मोह। ये निबंध का जो टॉपिक है ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस टाइप के निबंध जो हैं फिर से पूछे जा सकते हैं। या दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पर हेडिंग अंग्रेजी और हिंदी का विवाद, अंग्रेजी बनाम हिंदी का विवाद। मान लो कि अगर ये भी आ जाए, अंग्रेजी बनाम हिंदी। कई लोग हिंदी में बिंदी लगाते हैं, कई लोग कहते हैं कि हिंदी में बिंदी नहीं लगेगी। ठीक है, तो जितने विद्वान हैं उतने डिफरेंसेज हैं। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी का मोह आखिर क्यों हुआ? ठीक है, लोग क्यों अंग्रेजी के पीछे पागल हो जाते हैं? हम लोग भारतीय फिल्मों में भी देखते हैं कि शुरू में हीरो जो होता है वो नौकर की मेंटलिटी का होता है और वो गवई भाषा बोलता है। जब फिल्मों का लास्ट आता है, क्लाइमेक्स, तो हीरोइन को पता चलता है कि जिस गवई से वो प्यार की थी वो तो कितना बढ़िया अंग्रेजी बोलता है। मतलब ले दे करके हमेशा हम लोग क्या दिखाते हैं, भाषा के माध्यम से हम अपनी हिंदी को हिंद दिखाते हैं। पूरे दुनिया में भारत जैसी स्थिति दुनिया के किसी भी देश की नहीं है, जो विदेशी भाषा को लेकर के एक श्रेष्ठता की भावना में आ जाता है और अपनी मातृभाषा को लेकर के हीनता की स्थिति में आ जाता है। हम लोग अपना जो एग्ज़ाम जो है ये हाई कोर्ट का असिस्टेंट का, इसमें भी देखिए कि इंग्लिश को वेटेज दिया गया है 60% और हिंदी मातृभाषा का वेटेज है, जो उसका भार है, अनुपात है, वो 40% है, 40% है। तो यहाँ भी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं अंग्रेजी के फेवर में, पक्ष में हम लोग जा रहे हैं। देखिए, हम खुद बोल रहे हैं तो कई अंग्रेजी के शब्द खुद ब खुद उसमें आ जा रहे हैं कि उसके फेवर में, उसके पक्ष में बोलने की बजाय। तो ये क्या बता रहा है कि कैसे अंग्रेजी जो है हम पर थोपी गई और हम उसको स्वीकार करते चले गए। दिक्कत वहाँ नहीं होती है कि अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में बिल्कुल सीखना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजी के कई शब्द हमारे हिंदी में आते चले गए, जबकि पहले से हमारी हिंदी में वो उनके विकल्प मौजूद थे। अभी हम किसी का पेपर चेक कर रहे थे तो देखे कि उन्होंने लिखा है हिंदी में निबंध में सेकेंड्स, इतने सेकेंड्स में, कुछ सेकेंड्स में। मैंने कहा कि आप यहाँ कुछ पल, कुछ क्षण, पलों, क्षणों का उपयोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। कई जगह हम देखते हैं पढ़ाते समय कि जो अंग्रेजी माध्यम के छात्र होते हैं वो पूछते हैं कि सर हिंदी में जो ये शब्द है उसका अंग्रेजी में मतलब क्या होगा। तो ये बता रहा होता है कि हम अंग्रेजी के प्रति कितने मोह से ग्रसित हो गए हैं। आज हम लोग देखिए कि आज जितने भी अभिभावक जो हिंदी माध्यम से पढ़े हैं सरकारी विद्यालयों में, जब उनसे पूछते हैं कि आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे, तो बोलते हैं कि निजी अंग्रेजी स्कूल में, विद्यालय में पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, क्योंकि हिंदी में कुछ रखा नहीं है। और ऐसे करते करते एक दिन हम अपने हिंदी को क्या करेंगे, मार देंगे, खत्म कर देंगे। तो क्या हो, कैसे इसको डील किया जाए? हम लोग पास होता है ना कि निबंध को हम डील कैसे करें, तो बिल्कुल बुकिश स्टाइल में नहीं जाते हैं कभी भी। और देखो यहाँ फिर हम बोलते हैं बुकिश स्टाइल, कि किताबी कहेंगे तो वो भी हिंदी में नहीं है, पुस्तकीय स्टाइल, पुस्तकीय तरीका हो जाएगा। ठीक है, तो खुद ये दिख रहा है यहाँ पर
उसका प्रभाव हम ही पर झलक रहा है, जबकि हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अधिकतम हम मैक्सिमम हिंदी शब्दों का क्या करें, इस्तेमाल करें। तो कैसे ले जाएंगे इसको? स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी का मोह, सबसे पहले इसकी तह में जाएंगे, इसके पृष्ठभूमि में जाएंगे कि आखिर ये मोह पनपा क्यों भारत में। हम सभी जानते हैं कि 1835 में मैकाले ने अपनी शिक्षा नीति लागू की थी, और मैकाले ने कहा था कि भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, और उसी के निर्देशानुसार 1843 से 1843 से फारसी की जगह अंग्रेजी क्या बन गई थी? भारत की आधिकारिक भाषा। 1843 से अंग्रेजी क्या बन गई? भारत की आधिकारिक भाषा। किसके स्थान पर? फारसी के स्थान पर। ठीक है, फारसी के स्थान पर आधिकारिक भाषा बन गई अंग्रेजी। लॉर्ड एलनबरो उस समय गवर्नर जनरल थे, तो उनको नहीं मेंशन करना है, सिंपल सेंस में जाना है, एक एक चीज जो हम बोलते हैं उसको छाप नहीं देना है। तो भारत में अंग्रेज आए व्यापारी के रूप में, यहां राजनीतिक सत्ता संभाली, और उन्होंने हम पर न केवल अपनी अंग्रेजी भाषा थोपी, बल्कि अपनी अंग्रेजियत भी हम पर थोप दी। तो अंग्रेजी के साथ साथ उन्होंने अपनी अंग्रेजियत भी हम भारतीयों पर थोप दी। अंग्रेजी के साथ साथ उन्होंने अपनी अंग्रेजियत यानी अंग्रेजी तौर तरीके, ये सब कुछ क्या किया? हम पर थोप दिया। इसके फलस्वरूप भारत में एक मध्यम वर्ग का उदय हो गया, मिडिल क्लास। मध्यम वर्ग अंग्रेजी शिक्षित था, और वो पाश्चात्य दर्शन को पढ़ने लगा, पुस्तकों को पढ़ने लगा, और वहां फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, इंग्लैंड में संसदीय लोकतंत्र का विकास, इन सबको वो जानने लगा, और उसने यही प्रयास भारत में शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस अंग्रेजियत का एक फायदा जरूर ये हुआ लाभ कि भारत में मध्यम वर्ग आया, शिक्षित मध्यम वर्ग, जिसने राष्ट्रवाद को भी बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये सब जो थे अंग्रेजी पढ़ते थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसको बढ़ावा दे रहे थे? राष्ट्रवाद को। ये समझ रहे थे चीजों को। और अंग्रेज क्या करते चले गए? उनके मन में था कि किसी भी तरह, मैकाले ने भी कहा था 1835 में, कि हमें ऐसे काले अंग्रेज चाहिए जो देखने में भले भारतीय हों, लेकिन दिल से, सोचने में, तौर तरीके में क्या हों? अंग्रेज हों। क्योंकि ऐसा हो गया तो हम भारत में हमेशा के लिए अंग्रेजियत को स्थापित कर देंगे और हम उसमें सफल हो जाएंगे। वो आए तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी भाषा में कोई दम नहीं है, तुम्हारे और अरबी साहित्य में जो कुल साहित्य है वो हमारे यूरोप के किसी भी अच्छे लाइब्रेरी के एक अलमीरे के एक तख्ते पर रखी गई पुस्तक के बराबर भी तुम्हारी औकात नहीं है। मैकाले ने कह करके एक बार में धूल चटा दिया और अंग्रेजी की श्रेष्ठता साबित कर दी, सिद्ध कर दी उसने। उस समय जवाब देने वाला कोई था नहीं, लेकिन सच और अंग्रेजी की श्रेष्ठता बनाई। तो पहले हम भारतीयों के मन में क्या डाला उन्होंने कि अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी संस्कृति, अंग्रेजियत वो श्रेष्ठ है, तुम उसे स्वीकार करो। और बड़े दुख की बात है कि भारत में पढ़े लिखे भारतीयों का, ब्रिटिश भारत में एक वैसा वर्ग तैयार हो गया जो अंग्रेजी के पीछे भागने लगा। लेकिन सच्चाई क्या है? आइए थोड़ा सा अलग से देखते हैं कि सच्चाई क्या है। क्या अंग्रेजों ने कहा कि अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है, यानी कि विश्व भाषा है। आओ एक बार इसको हम लोग यथार्थ के कसौटी पर तौलते हैं।
कि क्या यह सच में विश्व की भाषा है? संपूर्ण एशिया में अड़तालीस देश, लगभग 48 देश हैं। इसको लेकर के, नंबर को लेकर के विवाद नहीं करना है, इसे कुछ टॉलर्स कर देते हैं, ये नहीं पता वो नहीं पता, मान लो नंबर है ये। संपूर्ण एशिया में 48 देश हैं जिनमें केवल भारत में विदेशी भाषा अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी के साथ साथ। बाकी एशिया में क्या है? जापान है, चीन है, ऐसे ऐसे शक्तिशाली देश हैं जो बिना अंग्रेजी के आगे बढ़े हैं। इजराइल है, अपने हिब्रू भाषा में जाना जाता है, ठीक है। जापान है, जापानी भाषा में। चीन है, चीनी भाषा में। एशिया में स्थिति है तुर्की जो है, तुर्की भाषा में। अजरबैजान अपनी अजरबैजानी भाषा में, जहां आप देख लीजिए। पाकिस्तान अपनी उर्दू में, बांग्लादेश बांग्ला में। केवल ये वाली दिक्कत कहां है? हमारे भारत में, ठीक है। ये हो गया। दूसरा हम देखते हैं इसमें, संपूर्ण यूरोप में 44 या 43 देश हैं जिनमें केवल 3 देशों में अंग्रेजी बोली और समझी जाती है। केवल 3 देशों में। संपूर्ण यूरोप में अगर 43 देश हैं तो वहां अंग्रेजी कहां बोली जाती है? 3 देशों में। एक इंग्लैंड खुद है, एक आयरलैंड है, आयरिश भाषा के साथ अंग्रेजी, और एक और कोई छोटा सा देश है। बाकी आप देखिए, क्या वहां फ्रांस विकसित नहीं है? क्या जर्मनी वहां इंग्लैंड और फ्रांस से ज्यादा विकसित देश नहीं है? क्या इन दोनों में अंग्रेजी बोली जाती है? नहीं बोली जाती है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिटेन से ही लोग जाके बसे थे, और ऑस्ट्रेलिया में भी लोग ब्रिटेन से ही जाकर बसे थे। आप लैटिन अमेरिका में चले जाइए, वहां भी अंग्रेजी नहीं। तो हम कैसे मान लें कि अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय विश्व स्तर की भाषा है? बात आ रही समझ में? तो अंग्रेजी का जो एक श्रेष्ठवादी जो दृष्टिकोण था, ये तो यही धराशायी हो जाता है। प्लस ये कहना कि हम बिना अंग्रेजी के आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन, जापान, ठीक है, इजराइल, क्या है? फ्रांसीसी, जर्मन, हिब्रू, रूसी, मंदारिन, जापानी, ताइवान में भी मंदारिन, सऊदी अरब में, जॉर्डन में, सीरिया में, इन सब में अरबी भाषा बोली जाती है। पूरे स्पेन में स्पेनिश भाषा। तो हम क्या कर गए? लैटिन अमेरिका को देखो, वहां पर स्पेनिश भाषा बोली जाती है और पुर्तगाली भाषा। देख लो उनका हाल, उनका हाल आप देख लीजिए, वो भी पिछड़े हैं। तो अंग्रेजी का मोह क्यों हुआ? फिर वापस आ जाते हैं। ये तो हो गया कि हम लोग, मतलब ये सब अभी हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि जैसे जब आपको कंटेंट मिल जाएगा तो आपको लिखने का क्या हो जाएगा? आपको पता चल जाएगा कि अबे यार लिखना कैसे है। तरीका तो हम दे देंगे आपको अभी, लेकिन पहले हम लोग बात कर लें किस पर? मूल मुद्दों पर। देखो, यही सारी चीजें आपको मार्क्स दिलाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, कि कैसे हम जो है सोचने की, समझने की क्षमता होती है। क्योंकि ऐसा कंटेंट फिर आपको कहीं नहीं मिलेगा जो हम दे रहे हैं आपको। सच्चाई है ये कि स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी का मोह, तो दिमाग में पहले आना चाहिए ना कि आखिर ये मोह हुआ क्यों?
तो हमने बताया अंग्रेज आए और उन्होंने अपनी अंग्रेजियत हम पर थोप दी और ये साबित किया उन्होंने कि हमारी अंग्रेजी तुमसे श्रेष्ठ है, हम श्रेष्ठ हैं और चूंकि इसीलिए तुम हमारे गुलाम हो। सबसे दुखद पहलू क्या हुआ उसका, हमारे कुछ भारतीय उनकी बातों में आ गए और वो अंग्रेजियत में ढल गए। सर सैयद अहमद खां बहुत बड़े वाले अंग्रेजियत के गुलाम, वो उसी धारा में बह चले कि ना, हम तो भैया जो भी करेंगे अंग्रेजी में करेंगे। उसके बाद अपने तरफ जो कांग्रेस वाले थे उनमें एक बड़ा वर्ग धीरे धीरे अंग्रेजों की अंग्रेजी व्यवस्था का समर्थक बनता चला गया। कारण पता है क्या था? देखिए, जो भारत में जो जमींदार वर्ग था, धनी वर्ग था वही, बाकी भारतीय क्या थे? गरीब थे। तो जो जमींदारों में जो वर्ग था उसने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा, बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए या मेडिकल पढ़ने के लिए। तो जब वो उच्चतर शिक्षा के लिए जाते थे तो अनिवार्यतः क्या होता था कि जो मैकाले की शिक्षा नीति थी, फिर चार्ल्स का डिस्पैच, ये है अंग्रेजी शिक्षा नीति में, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, निबंध में 400-500 शब्द का जाएगा। तो अंग्रेजों ने ऐसी व्यवस्था हम पर थोप दी जिसमें अपने आप जो है अंग्रेजी का वर्चस्व क्या हो गया? स्थापित हो गया। तो एक लाइन जो आप उसमें डालेंगे, अंग्रेजों ने भारत में ऐसी व्यवस्थाओं को थोपा, अंग्रेजों ने भारत में ऐसी व्यवस्थाओं को थोपा कि अंग्रेजी की सर्वोच्चता स्वतः स्थापित हो गई। स्वतः क्या हो गई? स्थापित हो गई। अंग्रेजों ने भारत में ऐसी व्यवस्थाओं को थोपा कि, देखो यहां टूट रहा है, छोटी मात्रा की है, कि अंग्रेजी की सर्वोच्चता स्वतः क्या हो गई? स्थापित हो गई। क्यों भाई? आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आपको ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या मिलेगी? नौकरी मिलेगी, आपको क्लर्क का काम मिलेगा और रटने वाली व्यवस्था डाल दिया गया। जो बैरिस्टर बने, इंग्लैंड में वकालत करने वाले लोगों को बैरिस्टर कहा जाता था, जो चिकित्सक बने, डॉक्टर, इन सभी की पढ़ाई किस भाषा में होती थी? अंग्रेजी में। और अंग्रेजी बोलने पढ़ने से हमारे भारत के एक वर्ग को ऐसा लगने लगा कि हम भी अंग्रेजों की तरह श्रेष्ठ हैं, और उसने गैर अंग्रेजी भाषी अपने ही भारतीयों को अपने से नीचा समझना शुरू कर दिया। और अंग्रेजों ने 1909 के एक्ट में, 1919 के एक्ट में, 1935 के एक्ट में अपनी सेवाओं में उन्हीं लोगों को लिया जो अंग्रेजी बोलना, लिखना और समझना जानते थे। इसके सबसे बड़े प्रतिपादक उस समय हो गए मोतीलाल नेहरू जी। मोतीलाल नेहरू अंग्रेजी दां थे और ठीक उसी कड़ी को आगे बढ़ाया उनके पुत्र, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। यह कड़वा सत्य है। इधर महात्मा गांधी क्या कर रहे थे? ठीक है, महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, वक्तव्य है, उन्होंने कहा, अब आप महात्मा गांधी पर थोड़ा विचार कीजिएगा। यहां पर अंग्रेजी का मुंह, महात्मा गांधी 1916 में लखनऊ में गए थे, एक भाषा एक लिपि पर वो भाषण दे रहे थे। एक भाषा एक लिपि, 1 लैंग्वेज 1 स्क्रिप्ट। चूंकि वो गुजराती थे, गुजरात से थे, 20 साल 21 साल उनका समय कटा था दक्षिण अफ्रीका में। उनकी हिंदी स्वतः क्या हो गई थी? कमजोर हो गई थी। वो टूटी फूटी हिंदी बोलते थे शुरू में। उन्होंने कहा कि विदेशी भाषा का प्रयोग आत्महत्या के समान है, पाप है, पाप है। ये 1916 में किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, कि विदेशी भाषा का प्रयोग पाप है।
और हिंदी बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए। मैं टूटी फूटी हिंदी बोलता हूं, लेकिन मैं हिंदी बोलता हूं। यह कौन बोल रहा था? एक गुजराती भाषी भारतीय, दिल से भारतीय। गुजराती भाषी होने के नाते वो गुजराती को पढ़ाते, लेकिन कहा नहीं, इस देश की अधिसंख्य जनता हिंदी बोलती है, इसलिए हमारे देश को जोड़ने की कड़ी किसको बनना चाहिए? हिंदी को। और चूंकि वो मानते थे कि जैसे जितनी भी भाषाएं हैं हमारे यहाँ, वो सब एक दूसरे से आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड यानी अंतर संबंधित हैं, तो उनको लगा कि हिंदी इस मामले में सबसे सही हो सकती है। और इसीलिए 1916 में उन्होंने इस बात को कहा था लखनऊ में, जब जिस साल लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ था। एक भाषा एक लिपि विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि मैं हिंदी में ही बोलूंगा। और महात्मा गांधी का यह कहना था कि देखो, हम क्यों स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा का रास्ता, सत्याग्रह का रास्ता पकड़े हुए हैं। मुझे पता है कि अहिंसक रास्ते से भी हो सकता है कि हम अंग्रेजों को भगा दें, जो हिंसक रास्तों से, अहिंसक नहीं, हिंसक रास्तों से भी हम हथियार के बल पर हम अंग्रेजों को कदाचित भगा सकते हैं, इसमें दो मत नहीं है। मान लीजिए कि अंग्रेजों से ज्यादा हथियार हमारे पास हो जाता, हम भगा देते ना उनको, ये सच्चाई है। गांधी ने कहा कि लेकिन हम वैसे अंग्रेजों को तो भगा देंगे, लेकिन अंग्रेजियत को नहीं भगा पाएंगे। गांधी का कहना था, भले अंग्रेज रह जाएं भारत में, लेकिन उनकी अंग्रेजी और उनकी अंग्रेजियत चली जाए, उनकी व्यवस्था चली जाए, तभी भारत में सच्चा स्वराज होगा। अगर अंग्रेज चले गए और उनकी व्यवस्था रह गई तो भारत में सब कुछ होगा, लेकिन स्वराज नहीं होगा। यह किसका स्टेटमेंट था? महात्मा गांधी का। समझ आ रहा है अंग्रेजी का मुंह? बापू ने इस चीज को बहुत सही पकड़ा था कि अंग्रेज चले जाएं और उनकी व्यवस्था रह गई तो भारत में स्वराज नहीं होगा, वो झूठा स्वराज होगा। भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, अंग्रेज चले गए और हमने क्या किया पता है? जब संविधान सभा की बैठक हुई तो हमने अंग्रेजों के 1935 के अधिनियम को उसको स्वीकार कर लिया, और उसके हमारा भारत का संविधान कहा जाता है कि 2/3 1935 के अधिनियम पर आधारित है। आ गया सब कुछ, यानी अंग्रेज चले गए, लेकिन हमने क्या किया? विधायिका, ठीक है, कार्यपालिका एवं न्याय पालिका की व्यवस्था को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की व्यवस्थाओं को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। जहां तक भाषा का सवाल है, देखो हमारी न्यायपालिका, माननीय उच्चतम न्यायालय में किस भाषा का प्रयोग होता है? अंग्रेजी का। आप वहां हिंदी का प्रयोग कर ही नहीं सकते। अभी हमने माननीय पटना उच्च न्यायालय में देखा कि एक माननीय न्यायाधीश अधिवक्ता को डांटने लगे कि अंग्रेजी में बोलो, स्पीक इन इंग्लिश, और वकील साहब, अधिवक्ता साहब लड़ गए कि नहीं, हम हिंदी में बोलेंगे, हम हिंदी में अच्छा बोल सकते हैं। यूट्यूब पर आया भी था, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, आप समझ रहे हैं? कार्यपालिका है ना, कैबिनेट, मंत्रिमंडल। जब संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग का काम क्या था? भारत को प्रशासनिक अधिकारी देना, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा। जब शुरुआत हुई सरकार की, स्वतंत्र भारत की, तो संघ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा लेना शुरू किया केवल और केवल अंग्रेजी माध्यम में। हिंदी का नामो निशान तब तक नहीं हुआ जब तक कि 1979 में मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बनकर नहीं आ गए। संघ लोक सेवा आयोग में किससे शुरुआत हुई? अंग्रेजी से। क्या सीखेंगे हमारे बच्चे? क्यों अंग्रेज? मुंह बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा?
कोई भी चाहेगा आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना, भारतीय विदेश सेवा में, भारतीय पुलिस सेवा में, 1979 अंग्रेजी में ही लिखना पड़ रहा है, देख लीजिए, में पहली बार यूपीएससी में किसके प्रयोग को बढ़ावा दिया गया? हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को, एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं। सरकार किसकी थी आप समझ सकते हैं। समझ रहा है? तब गैर कांग्रेसी जनता पार्टी सरकार थी। यानी शुरुआत में जो कांग्रेस की सरकार थी उसने क्या किया? आप पर और हम पर अंग्रेजी को थोपा। न्यायपालिका की भाषा अंग्रेजी, कार्यपालिका की भाषा अंग्रेजी, विधायिका में हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री भाषण किस में देते थे? अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी के प्रति जो मोह था वो स्वाभाविक रूप से क्या होता चला गया? बढ़ता चला गया भारत में। अब एक बड़ा कारण क्या हुआ अंग्रेजी के लिए? चूंकि अंग्रेज थोप गए थे और हमने उनको महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद, क्यों, 1930 के सविनय आंदोलन के बाद धीरे धीरे महात्मा गांधी की पकड़ जो है वो क्या होती चली गई थी? कम। 1931 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जो फांसी की सजा, उसके बाद जो है इनकी स्थिति कमजोर पड़ते चली गई थी। अब ये सब नहीं लिखना इस ऐसे में, ये नहीं कि ऐसे लिखते समय ये होता चला गया, वो होता चला गया, नहीं, ये सिर्फ हम बता रहे हैं पृष्ठभूमि में। फोकस कहाँ रहना है कि अंग्रेजी का मोह क्यों हुआ, महात्मा गांधी क्यों नहीं रोक पाए अंग्रेजी के बढ़ते वर्चस्व को? क्योंकि खुद उनकी स्थिति कांग्रेस में ही क्या होने लगी थी? कमजोर। यही कारण है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस फिर से अध्यक्ष बने और उनके उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया हार गए। हम फिर से कह रहे हैं कि निबंध में इस पोर्शन को नहीं डालना है, इस वाले चीज को, ये सिर्फ समझने के लिए है। क्योंकि गांधी जी 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू किए थे तो भी कांग्रेस के कई नेता नहीं चाहते थे, वो चाह रहे थे, लेकिन गांधी जी अपने दम पर इसलिए कहा था कि मैं देश के बालू से, मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा, आंदोलन खड़ा कर दूंगा। महात्मा गांधी को बोलना पड़ गया था, लेकिन वो बेबसी थी और अंग्रेजियत के शिकार कांग्रेसी नेता धीरे धीरे अपनी पकड़ क्या करते जा रहे थे? मजबूत। यहां तक कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब भी टाई, सूट बूट पहन के चलते थे, अंग्रेजियत दिखाते थे और उनका प्रभाव संविधान पर भी पड़ा। तो उस समय बहुत सारे लोगों ने कहा संविधान सभा में बैठक के दौरान कि भाई अपनी मातृभाषा से बढ़िया कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी इन लोगों ने क्या किया? 1965 तक 15 साल के लिए स्वतंत्रता से अंग्रेजी को थोप दिया आधिकारिक भाषा के रूप में। ठीक है, कुछ बातें अच्छी हुई उस समय संविधान में। क्या क्या हुआ ये तो हो गया। देखो ये क्या हुआ कि अंग्रेजी का मुंह भारत में क्यों बना, इसका एक और पॉइंट है कि अंग्रेजी भाषी भारतीय सत्ता के गलियारों में बैठ गए। समझा? अंग्रेजी भाषी भारतीय कहां बैठ गए? सत्ता के गलियारों में। अंग्रेजी भाषी भारतीय सत्ता के गलियारों में बैठ गए और लुटियंस जोन यानी कि संसद के आसपास का पूरा इलाका, वहां पर इनकी पकड़ क्या हो गई? मजबूत हो गई। अंग्रेजी भाषा बोलने वालों के साथ क्या मेनली हो गया? उनको समझा गया श्रेष्ठ, सामर्थ्यवान, सामर्थ्यवान। ठीक है, उच्चता की भावना, श्रेष्ठ में ही क्या आ जाएगा? उच्चता की भावना। ये सुपरेटिव कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, उच्चता की भावना, सामर्थ्यवान। ठीक है, शक्तिशाली। आपको नहीं लगता है कि अंग्रेजी के प्रति मोह के लिए इतना कारण पर्याप्त है? सत्ता के गलियारों में कब बैठोगे? भारतीय सेना, नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी और कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सीडीएस, जब आप इंडियन आर्मी के लिए, जब आप एनडीए और सीडीएस में जाते हैं तो 5 दिनों तक आपको वहां रखा जाता है। अगर आप रह जाएं तो
उस समय आपकी सबसे अच्छी पकड़ देखी जाती है कि अंग्रेजी बोलने में कितना ये धारा प्रवाह रूप से अंग्रेजी बोलता है। और भारतीय सेना के अफसरों के लिए एक तरह से अनिवार्य होता है कि वो बहुत फाटेदार अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो। तो सेना में उच्च स्तर पर कौन? अंग्रेजी भाषी। न्यायपालिका में उच्च स्तर पर कौन? अंग्रेजी भाषी। भारतीय राजनीति में सत्ता के गलियारों में बैठे हुए मजबूत लोग कौन? अंग्रेजी भाषी। आईएएस आईपीएस नौकरशाह कौन? आप देख लीजिए यूपीएससी का जो रिजल्ट आता है सिविल सेवा का, संघ सेवा आयोग का, उसमें पिछले साल का रिजल्ट देख रहे थे, 800 कुछ में या 700 कुछ में 8 या 9 लोग हिंदी भाषा से हुए थे। क्या था? ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमारे लोग क्यों नहीं भागेंगे अंग्रेजी के पीछे? आ रहा ना बात समझ में आ रही है? क्योंकि अंग्रेजी भाषी को इन लोगों ने क्या कर दिया? इन लोगों ने बना दिया श्रेष्ठ, उच्चता की भावना, सामर्थ्यवान और शक्तिशाली। भारत में अंग्रेजी ठीक से बोलने समझने वाले लोग, धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलने वाले लोग मात्र 3% है। बाकी लोग अपनी अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी वाले हिंदी, मराठी वाले मराठी, बंगाली बांग्ला, कर्नाटका वाले कन्नड़, आंध्र प्रदेश वाले तेलुगु। यह हुआ कि भारत में जहां 97% लोग अपनी अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, वहां 3% लोगों ने क्या कर रखा है? चीजों पर अपनी पकड़ बना रखी है। अब जो तबका जो अब तक सत्ता के गलियारों से दूर था, उसका अंग्रेजी के प्रति मोह उत्पन्न होना वास्तविक हो गया। आज अगर आप में से अधिकांश लोग अगर सरकारी स्कूलों में हिंदी भाषा में पढ़े हैं और पूछा जाए कल को शादी होगी और बच्चे होंगे तो अपने बच्चों को कहां पढ़ाओगे, तो आपका एक स्पष्ट जवाब होगा कि हमने बेवकूफ़ी कर दी, हम अपने बच्चों को बेवकूफ़ी करने नहीं देंगे, उसको हम बचपन से अंग्रेज बनाएंगे, पैदाइशी अंग्रेज बनाएंगे, ताकि आगे चल को उसको सत्ता पर अपनी पकड़ बनाने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन महात्मा गांधी तो इसके विरोधी थे। संविधान में अब देखो, इतना तो हो गया कि अंग्रेजी के प्रति मोह क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने स्थापित किया और भारत में सत्ता पर पकड़ बनाने के लिए अंग्रेजी में मोह होना शुरू हो गया। आप जहां देखिएगा वहां अंग्रेजी। आप खुद यही देख लो, हाईकोर्ट के एग्जाम में किसका भार ज्यादा है? अंग्रेजी का 60% है और हिंदी का 40। तो अब इसके अंग्रेजी का मोह क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? यह अब प्रश्न आता है निबंध में कि भाई आपको क्या दिक्कत है अगर अंग्रेजी चढ़ के बैठ गई है तो? हाँ, दिक्कत है। क्यों? इसलिए कि एक इंसान अपनी सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति केवल अपनी मातृभाषा में दे सकता है। ठीक है? अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम, अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम मातृभाषा होती है। यही कारण है, अंग्रेजी भाषी होने के कारण आज हम भारतीय केवल अपने 5% प्रतिभा का उपयोग कर पा रहे हैं। केवल 5% प्रतिभा का उपयोग। बाकी 95% लोग केवल अंग्रेजी न जानने के कारण क्या हो जा रहा है? मात खा जा रहे हैं। जबकि हमारे यहां क्या समझ लिया गया है कि अंग्रेजी जानने वाला विशिष्ट ज्ञानी होता है, भले उसको बाकी चीजों में ज्ञान हो चाहे नहीं हो। भाषा पर पकड़ है तो बड़ा ज्ञानी आदमी है, भले ज्ञान के मामले में शून्य हो। ठीक है? तो ये हमारे यहां, तो क्यों हम अपने मातृभाषा को लाएं? इसलिए कि अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या होता है? मातृभाषा। आप इसी में सबसे अच्छा सोच सकते हैं, आप इसी में सबसे अच्छा शोध कर सकते हैं, अनुसंधान, जिसको हम लोग अंग्रेजी में रिसर्च बोलते हैं। आप अपनी भाषा में सबसे अच्छा काम कर सकते हैं बनिस्पत की विदेशियों की भाषा में। हमें अंग्रेजी से कोई विरोध नहीं है, एक भाषा के रूप में उसको सीखा जाना चाहिए। विरोध क्यों है? विरोध इसलिए है कि हम जहां हिंदी में शब्द हैं ऑलरेडी, उसके बावजूद हम वहां पर अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमें पता है कि
क्षण है, 2 क्षण, 2 पल के लिए यहां आ जाओ, हम बोलते हैं 2 सेकंड्स के लिए यहां आ जाओ, ठीक है। तो दिक्कत यहां है, ऐसे करने से अच्छा कब होता, अंग्रेजी वाले हमारे कुछ शब्दों को लेते, हम अंग्रेजी के कुछ शब्दों को लेते, तो उसको कहते हैं आदान प्रदान। लेकिन यहां क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हम अपने हिंदी के शब्दकोश को कमजोर करते जा रहे हैं, और उसकी जगह हम क्या करते जा रहे हैं, अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग को बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे कि अंततः क्या होता है, केवल 5% प्रतिशत प्रतिभा का उपयोग होता है, इसका नुकसान होता है। तो अब समाधान क्या है, कैसे क्या किया जाए। भारत में एक और बड़ी समस्या है, हमारे भारत में एक बड़ी समस्या क्या है कि ये एक बड़ा बेल्ट है जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है, और उसमें भी एक बड़ा बेल्ट है अपना तमिलनाडु। अब यहां पर देखो कि हिंदी का विरोध होता है दक्षिण भारत में, अंग्रेजी का विरोध नहीं होता है। जब इसकी गहराई से पड़ताल की गई तो पता चला कि दक्षिण के अन्य राज्यों, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम में महाराष्ट्र, गुजरात में कोई दिक्कत नहीं है, लोग हिंदी को बोलते समझते हैं, भले टूटी फूटी। दिक्कत सबसे ज्यादा कहां है, तमिलनाडु में। आजकल इसे बोलना भी खतरनाक है, लेकिन हम फिर भी बोल रहे हैं। तमिलनाडु में दिक्कत क्या है कि यहां में एक हुए पेरियार साहब, ईवी रामास्वामी नायकर, और उन्होंने उत्तर भारत में स्पेशली ब्राह्मणों, मुख्यतः ब्राह्मणों, हिंदी भाषा और आर्य को कहा कि ये सब द्रविड़ों के दुश्मन हैं और इनको भगाओ। तमिलनाडु में एक छोटा वर्ग राजनेताओं का इसका विरोध करता है अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। वस्तुतः तमिलनाडु की जनता को, आम जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो नहीं विरोध करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर विरोध करना होता तो हम दक्षिण भारत की फिल्मों को डब करके देखते हैं, पसंद करते हैं, और वो हमारी फिल्मों को देखते हैं, इधर से जाती है भाषाएं, भाषाओं का आदान प्रदान होता है, ठीक है। क्या समाधान निकाला जाए, क्योंकि भारत में हमारे संविधान में निर्देश दिया गया है, याद रखना, भारत के संविधान का अनुच्छेद 351, जब निबंध लिखेंगे तो सब कुछ मेंशन कर देंगे, वर्णित करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 क्या कहता है, हिंदी को बढ़ावा देने की बात करता है, हिंदी के प्रसार की बात करता है, संघ को निर्देश देता है कि तुम हिंदी को बढ़ावा दोगे, हिंदी का प्रसार करोगे। कौन कह रहा है, भारत का संविधान। कैसे बोलता है, कहा कि इसमें ना संस्कृत से शब्द लो और इसमें भारत की अन्य भाषाओं से शब्द लो, अन्य भाषाओं से। जैसे बांग्ला में हम लोग कहते हैं ना टका, अरे भाई 5 टका देना, अरे दादा, तो दादा नहीं वो भैया को बुला रहा होता है। और आजकल तो दक्षिण भारतीय फिल्मों को देखकर बोलते हैं अन्ना, ओ अन्ना, ठीक है। तो ऐसे करके क्या हो जाता है कि धीरे धीरे हम हिंदी में क्यों नहीं दक्षिण भारत की कुछ भाषाओं, कुछ शब्दों को आत्मसात करें। प्लस दूसरी तरफ क्या निर्देश दिया जाता है, इसमें कहीं भी निर्देश नहीं दिया गया है 351 में कि तुम अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लो। क्या कहा गया है कि आप हिंदी के प्रसार के लिए संस्कृत के कुछ शब्दों को इसमें ले, प्लस अनुसूची। देखना अनुसूची कैसे लिखते हैं, शेड्यूल कहते हैं। अनुसूची 8 में वर्णित 22 भाषाओं, वर्णित 22 भाषाओं से आप शब्द लेके हिंदी को समृद्ध कीजिए, समृद्ध। इससे पता है क्या होगा, उन भाषा के लोगों को लगेगा कि हिंदी हमें गले लगा रही है। अब क्या करना है, ये जो अनुसूची 8 में अंग्रेजी भाषा नहीं है, याद रखना, निर्देश है, अंग्रेजी से शब्द नहीं लेना है। क्या कहता है कि अनुसूची 8 में जो 22 भाषाएं हैं ना, उनमें हिंदी से कुछ शब्द डालो, ताकि दोनों एक दूसरे से आदान प्रदान, गैर हिंदी भाषाएं और हिंदी भाषा में एक दूसरे से क्या शुरू हो जाए, आदान प्रदान, और उसमें हमारी समासिक संस्कृति दिखे। समासिक का मतलब मिलीजुली, समासिक संस्कृति
दिखे, क्योंकि वस्तुतः हमारी संस्कृति क्या है, एक है। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अपने चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर हम हिंदी को बढ़ाते हैं तो एक दिन क्या होगा, हमारी अपनी क्षमता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी सोचने समझने की। और अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हमें हमेशा के लिए वो गुलाम बनाकर चले जाएंगे। अब एक और पॉइंट क्या डाल सकते हैं इसमें, एक और पॉइंट, अभी हाल में केंद्र सरकार ने 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की है, नई शिक्षा नीति लागू की है। इसमें पता है क्या कहा है, इसमें एक प्रावधान है मातृभाषा को संरक्षण, मातृभाषा को संरक्षण और बढ़ावा। पहली बार भारत की तीसरी शिक्षा नीति ने, 1968 में पहली, 1986 में दूसरी, तीसरी शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति में हमने बात की है कक्षा 1 से लेकर 5 तक मातृभाषा को हम लागू करेंगे। ठीक है, कक्षा 1 से 5 में लागू करेंगे इसे, मातृभाषा को, क्षेत्रीय भाषा को। ठीक है, और क्या कहता है कि कक्षा 8 तक, ठीक है, कक्षा 8 तक, और संभव हो तो इससे आगे, और संभव हो तो इससे आगे मातृभाषा को प्राथमिकता देंगे, मातृभाषा को प्राथमिकता देने की बात की गई है, इसको समझ लीजिएगा। मातृभाषा को प्राथमिकता, पहली बार ऐसा कहा गया है। यहां पर अनिवार्य शब्द से बचा गया है, अनिवार्य नहीं किया गया है, प्राथमिकता, क्योंकि हम अनिवार्य करेंगे तो ये हेठी हो जाएगी, जबरदस्ती, प्यार से आगे बढ़ाने की कला, इसको ध्यान देना है। और निजी स्कूलों में जो बढ़ा रहे हैं वो अंग्रेजी, एक तो हमारे यहाँ शिक्षा नीति बड़ी गजब है, कहीं पर कोई सीबीएसई बोर्ड, कहीं आईसीएसई बोर्ड, कहीं स्टेट बोर्ड, राज्य बोर्ड, ऐसी स्थिति में बच्चों को एक समान शिक्षा नहीं मिलती और वो इसका शिकार हो जाते हैं। 2020 में नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को संरक्षण देने की बात कही गई है। इसके अलावा जो मूक बधिर लोग हैं, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, उनके लिए पहली बार जो है साइन लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि जो चिन्ह भाषा, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करने, हम लिख दिया अंग्रेजी में, लेकिन यहां पर क्या कहा गया है, सोचो, सांकेतिक भाषा। जो मूक बधिर हैं वो क्या करते हैं, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो हम भाषा पर बात करते समय उनको भी नहीं छोड़ेंगे। आपके निबंध में आपके उत्तर और बढ़ा देगा, जैसे देखेगा ना, अरे यार गजब, ये इतना संवेदनशील इंसान है कि इसने मूक बधिरों की समस्या को भी समझा है। हमारी नई ये शिक्षा नीति में साइन लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा के प्रयोग की बात कही गई है। और जो ट्रांसलेशन होता है, यानी कि अनुवाद और व्याख्या के लिए एक अलग से विभाग, इंटरप्रिटेशन के लिए अलग से विभाग बनाने की बात कही गई है। ठीक है, और इस प्रकार कहा गया है कि हम अपने मातृभाषा का संरक्षण करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी की श्रेष्ठता ध्वस्त हो चुकी है। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि सत्ता जो है समीकरण वो कुछ लोगों के हाथ में रहे। और एक दुखद पहलू कि हमारे देश में जो शिक्षा मंत्री होते हैं, जो राजनेता होते हैं, वो खुद उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और जो ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाह है, प्रशासन है, वो अंग्रेजी दां है, और वो जानबूझ करके उस अंग्रेजी को लादने थोपने की कोशिश करता है। और अगर हम अंग्रेजी की ओर ही बढ़ते चले गए तो फिर क्या होगा, हमारा नुकसान होगा। इसलिए हम अंग्रेजी के दुश्मन नहीं हैं, याद रखिएगा, हम अंग्रेजी के दुश्मन नहीं हैं। अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में पढ़ो, लेकिन अपनाओ किसे, अपनी मातृभाषा को, क्योंकि उसी में एक देश आगे बढ़ सकता है। जैसे उदाहरण के लिए जापान, उदाहरण के लिए इजराइल, उदाहरण के लिए चीन, उदाहरण के लिए फ्रांस, उदाहरण के लिए जर्मनी, कई उदाहरण हैं दुनिया में जो अपनी भाषा में आगे बढ़े हैं सिवाय भारत के। और ऐसा नहीं करके हम अपने 95% प्रतिभा को क्या कर रहे हैं, खो रहे हैं। एक अंग्रेजी बंदा नहीं जान रहा है, लेकिन वह आपसे ज्यादा तेज बुद्धि का है, तीव्र बुद्धि का है। एक केवल अंग्रेजी जान रहा है और औसत बुद्धि का है। अंग्रेजी जानने के चलते औसत बुद्धि वाला चयन ले जाता है, और हिंदी जानने के कारण तीव्र बुद्धि वाला आदमी
बाहर हो जाता है। ठीक है, तो आप यहां पर इस निबंध में अपना शुरुआत में दे दिया स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी का मोह क्यों, उसके पक्ष में लिख दीजिए अंग्रेजी क्यों। ठीक है, सत्ता, समीकरण, ताकत, सामर्थ्य सब कुछ मिलता है। ठीक, कैसे अंग्रेजों ने लागू कर दिया। उसके बाद अंग्रेजी क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ये हमारे भाषाओं को क्या कर रहा है, कमजोर कर रहा है। और हिंदी क्यों या क्षेत्रीय भाषाएं क्यों, सबको ले चलिएगा, इसलिए कि अपनी मातृभाषा में एक इंसान सबसे अच्छा सोच सकता है और अपने देश को, अपने समाज को आगे लेकर के जा सकता है। ठीक है, और इसी के साथ क्या कर कंक्लूजन में, निष्कर्ष में, कि हम अंग्रेजी के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन उसको एक भाषा के रूप में इस्तेमाल कीजिए, उसको थोपने का इस्तेमाल मत कीजिए कि कल को आने वाले समय में हिंदी और देश के अन्य भाषाओं को वो क्या करे, खा जाए। तो हम उसके दुश्मन नहीं हैं, लेकिन वो महज एक भाषा के रूप में रहे। ठीक है, ये सब कर देना, आपको निबंध में बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, तो आज का ये समझ में आया होगा कि कैसे आपको लिखना है इस पे। फिर हम लोग कल आ जाएंगे किसी दूसरे के साथ। ठीक है, चलिए।